नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। दूसरे प्रदेशों की तरह राजस्थान में भी कोविड की प्रीकॉशन डोज लगाई जाने लगी है। इसके तहत हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनको कोविड-19 की प्रीकॉशन डोज लगाई जा रही है। कोविड-19 टीके की प्रीकॉशन डोज उन्हीं लोगों को लगाई जा रही है जिनके कोविन ऐप में दर्ज दूसरी खुराक की तारीख को 9 महीने पूरे हो गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में इस कैटेगरी के बेनिफिशरीज की संख्या लगभग 24.15 लाख है। फ्रंटलाइन वर्कर 6.48 लाख और 60 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर बीमारी वाले लोगों की संख्या करीब 12.50 लाख है। प्रिकॉशन डोज के लिए राजधानी जयपुर में 296 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें जयपुर सेकंड में 201 और जयपुर फर्स्ट में 96 सेंटर्स बनाए गए हैं। तारीख का वैक्सीनेशन होने वाला है, तो हम बिल्कुल 9 बजे से हम यहाँ पे आए हैं और बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने सुविधा दी है। जिस तरह से गाइडलाइंस आ रही हैं या जिस तरह से एक्सपर्ट्स का ओपिनियन आ रहा है, उसके हिसाब से ये वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और हमने पहले भी बताया कि हमने पहले मार्च के पहले हफ्ते में भी पहला डोज लगाया, अप्रैल के पहले हफ्ते में लगाया और 9 महीने पूरे होते ही हमने बूस्टर डोज पहले दिन ही लगा लिया है। कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने और संक्रमण रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट होने का दावा तो कर रहा है, लेकिन ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर जब स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के दावों की जांच करने के लिए न्यूज 18 की टीम पहुंची, तो वहां का हाल हैरान कर देने वाला था। ना तो वहां स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम कोरोना जाँच के लिए मौजूद थी और न ही आने जाने वाले मास्क लगाए नजर आ रहे थे। चिकित्सा महकमा बड़े बड़े दावे करता है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व सार्वजनिक स्थानों पर जहां बाहरी लोगों का आना जाना है, कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं, दूसरी डोज के लिए पूछा जा रहा है और थर्मल स्क्रीनिंग तो सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन अगर मौके पर पहुंचे तो ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं देखने को मिली। जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्थाओं का आलम है। कोरोना प्रोटोकॉल की खुलेआम धज्जियां उठाई जा रही है। यही हाल शहर के बस अड्डे का भी रहा, जहां इस बात की जांच करने वाला कोई नहीं था कि किसने मास्क लगाया है और किसने नहीं, किसके पास कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है और किसके पास नहीं है। यहाँ तो सर कोई थर्मल स्कैनिंग तो कुछ है नहीं। सर टिकट लिया तो यहाँ 2-3 जने के हैं, तो यहाँ के मास्क भी नहीं है। कोरोना के लिए हमने सैंपलिंग बढ़ा दी है और हम रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट पे हो, चाहे आप बस स्टैंड हो, वहाँ पे हम रैंडम सैंपलिंग। प्रदेश सरकार के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के गृह जिले दौसा में चिकित्सा व्यवस्था के हालात सुधरने की उम्मीद जगी है। दरअसल दौसा जिला अस्पताल में रात के वक्त एक ही डॉक्टर रहते थे, जिसकी वजह से वहां इलाज कराने गए लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। इस बात से खफा होकर चिकित्सा मंत्री ने दौसा के चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि दौसा जिला अस्पताल में रात के समय 5 चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई जाए और जो डॉक्टर रात की ड्यूटी से आने से मना करे उन्हें एपीओ कर जयपुर भेज दिया जाए। 5 डॉक्टर हमेशा ऑन ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहेंगे और जो डॉक्टर ड्यूटी लगाने के बाद नहीं आए उनको पीएमओ को कह दिया, उनको एपीओ करके जयपुर भेज। स्वास्थ्य मंत्री के इस निर्देश के बाद दौसा जिला अस्पताल में इमरजेंसी यूनिट 2 में चिकित्सक, लेबर रूम में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ साथ मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में एक बाल रोग विशेषज्ञ और आईसीयू में एक वरिष्ठ डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। अब ये मंत्री महोदय के निर्देशानुसार हम ये व्यवस्था करने जा रहे हैं कि एमसीएच विंग जहाँ पर है, एक शिशु रोग विशेषज्ञ, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ 2 नाइट में रहेंगे। जमीन से कई फीट ऊपर छोटे छोटे टीन के डब्बों में बने ये आशियाने बूंदी के साकड़दा कस्बे के लोगों के हौसले का घर है, उनके जज्बातों, उनकी हिम्मतों का घर है। ये उनके ख्वाबों का घर है जिसमें कबूतरों का बसेरा है। दरअसल साकड़दा गांव के लोग कबूतरों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनके रहने के लिए ही उन्होंने टीन के छोटे छोटे डब्बों का दरबा बनाकर उन्हें गांव की गलियों के ऊपर रस्सी के सहारे टांग रखा है ताकि उसमें कबूतर अपना आशियाना बना सके। यहाँ के लोगों का कहना है कि 2017 में यहाँ महज 20 से 25 कबूतर बचे थे, लेकिन इन घरों की मदद से अब उनकी संख्या 500 के पार पहुँच गई है। मैं उमरत गाँव गया था, वहाँ एक आश्रम था, वहाँ 4 पीपे लगे हुए थे। उनको देख कर यहाँ बताया तो गाँव वालों ने शौक करके गाँव वाले ने पीपा दिया, लगा दिए गाँव वालों।
अभी करीब 500 कबूतर के लमसम हो रहे हैं। यहाँ के बुजुर्ग अपने बच्चों को भी प्रकृति के साथ साथ पक्षियों से प्रेम करना सिखा रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ के बच्चे भी अब अपना वक्त बेवजह बर्बाद नहीं करते। जो कबूतर कभी जमीन पर नहीं बैठता वो कबूतर लहूलुहान है और अब उसकी जिंदगी उसका इलाज कर रहे डॉक्टरों के हाथों में है। हरा नजर आ रहा ये कबूतर तेज धार वाले मांझे की वजह से जख्मी होकर जमीन पर दर्द से तड़प रहा था। तभी इसे किसी ने संभाला और ह्यूमन हेल्पलाइन वालों को खबर दी। तब जाकर ह्यूमन हेल्पलाइन वाले इसे अपने साथ अस्पताल लेकर आए और इसका इलाज शुरू किया। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने जिस कबूतर की जान बचाई है वो दुर्लभ किस्म का कबूतर है। इस कबूतर के बारे में आपको बता दें कि ये महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी टेरोन फोनिकोप्टेरा है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में होला या हरियल भी कहा जाता है। इस कबूतर की खास बात यह है कि ये कभी जमीन पर नहीं बैठता और हमेशा जोड़े में ही रहते हैं। इसकी आंखें पूरी तरह से काली होती हैं और इसके पैर और चोंच पहले सामान्य फिर पीले रंग के हो जाते हैं। ये जमीन पर तभी बैठते हैं जब ये बीमार हो या फिर जख्मी हो। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक निजी अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों और अस्पताल के स्टाफ के बीच मारपीट हो गई। मारे गए आदमी के परिवार ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग मारे गए आदमी के परिवार वालों को अस्पताल से बाहर धक्का देते दिखे। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच वहीं मारपीट शुरू हो गई। इतना ही नहीं, मारपीट कर रहे उन लोगों ने महिला तक को नहीं बख्शा। अस्पताल के गेट पर काफी देर तक ये मारपीट चलती रही। बाद में दोनों पक्षों ने इस मामले में एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीएचयू अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के इस्तीफे की मांग पर अस्पताल में काम करने वाला नर्सिंग स्टाफ धरने पर बैठ गया। आरोप है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने ड्यूटी पर तैनात एक नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट की और उससे बदतमीजी से पेश आए, जिसके विरोध में अस्पताल के कर्मचारियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर के गुप्ता के इस्तीफे की मांग करते हुए वहां काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ अस्पताल में इमरजेंसी के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन में शामिल लोग हाथों में बैनर लिए दिखे, जिन पर स्टाफ के साथ अभद्रता बंद करने, नर्सों को सम्मान देने और के गुप्ता से इस्तीफे देने की बात लिखी गई थी। यही नहीं, विरोध प्रदर्शन के दौरान के गुप्ता के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। सरकार एक तरफ फूल बरसा रही है, यहाँ के अधिकारी लोग हमारे पे डंडियां बरसा रहे हैं। बीएचयू अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स ने अस्पताल के अधिकारियों पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया। अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर काफी देर तक नर्सिंग स्टाफ प्रदर्शन करते रहे, जिसकी वजह से पूरे अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां मास्क नहीं लगाने के विवाद में बीच सड़क हंगामा हो गया। आरोप है कि तहसीलदार वीरेंद्र श्रीवास्तव ने मास्क नहीं लगाने पर एक दुकानदार को थप्पड़ मार दिया, जिससे भड़के लोगों ने तहसीलदार की गाड़ी घेर ली और बीच सड़क हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जिस लड़के को थप्पड़ मारा गया उसके घर वाले तहसीलदार से माफी की मांग पर अड़ गए, लेकिन लोगों के गुस्से को देखते हुए गाड़ी में बैठे तहसीलदार विवाद खत्म होने का इंतजार करते रहे। काफी देर चले हंगामे के बाद जब लोग शांत नहीं हुए, तब तहसीलदार ने सबके सामने हाथ जोड़कर उस लड़के से माफी मांगी। अधिकारी की माफी मांगते ही वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए यहाँ मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया, जिसका पालन करवाने के इरादे से तहसीलदार अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे थे, लेकिन नियमों का पालन करवाने के चक्कर में विवाद खड़ा हो गया। बिहार के समस्तीपुर से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां किसी पुराने विवाद को लेकर दो गुटों के बीच जमकर झड़प हो गई। बताया गया कि हंगामा कुछ दिन पहले का है, लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो में दो गुटों के बीच ताबड़तोड़ पत्थरबाजी होती नजर आ रही है। इस दौरान एक गुट के लोग अपने मकान की छत पर खड़े दिखाई दिए, तो दूसरे गुट के लोग जमीन पर। बावजूद उसके उन्होंने एक दूसरे पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी, जिसमें कुछ महिलाएं भी नजर आईं।
दूसरा गुट जो जमीन से इन हमलों को जवाब दे रहा था, उनमें एक आदमी पिस्तौल लहराता हुआ दिखाई दिया। वहीं कुछ लोग डंडों के साथ खड़े नजर आए। इस बीच उस गुट के लोगों ने मकान की छत पर खड़े लोगों को धमकियां देनी भी शुरू कर दी। इस दौरान गांव के किसी आदमी ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से उनके बीच काफी देर तक यूं ही झड़प होती रही, जिसमें कई लोग के घायल होने की खबर है। बाद में ये वीडियो खूब वायरल हो गया। खास बात यह है कि एक दूसरे पर हमला करने की होड़ में उन लोगों को इस बात का भी ख्याल नहीं आया कि उनके पत्थर बरसाने से उन लोगों को भी चोटें आ सकती हैं, जिनका इस लड़ाई से कोई वास्ता नहीं। दिल दहल जाएगा ये जानकर कि जिस बस को ये हाथी धक्का दे रहा है, उस बस में कई यात्री बैठे हैं और हाथी के जोर से उसके शीशे चटक रहे हैं। बस के पीछे पड़े इस हाथी की ये तस्वीरें ओडिशा के मयूरभंज की हैं। बताया जा रहा है कि तारिणी नाम की ये बस आलूमारा से राज गोविंदपुर जा रही थी और रास्ते में मौजूद इस हाथी को गुस्सा आ गया और वो बस पर टूट पड़ा। बस को पीछे से धक्का देकर हाथी कई मीटर दूर तक ले गया। इसकी वजह से बस में अफरा तफरी मच गई और कई लोग जख्मी हो गए। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से मयूरभंज में जंगली हाथियों के झुंड ने उत्पात मचा रखा है। लोगों के टूटे हुए ये घर और उनके चेहरों पर ये दर्द देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ जंगली हाथियों ने किस कदर कहर बरपा रखा है। मयूरभंज से एक और चौंकाने वाली तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें हाथी का एक बच्चा कई फीट गहरे गड्ढे में गिर गया था। बताया जा रहा है कि इस हाथी के बच्चे को इस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए वन विभाग की रेस्क्यू टीम को करीब 5 घंटे का वक्त लग गया। ये बच्चा हाथियों के उस झुंड से बिछड़ गया था, जिसमें 15 हाथी थे। खास बात यह है कि जब तक इस बेबी एलिफेंट का रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, उतने वक्त तक हाथियों का ये झुंड आसपास ही घूमता रहा था। मुंबई के भायखला के मुस्तफाबाग इलाके में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आग की खबर मिलते ही आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में फायर ब्रिगेड की एक-एक कर 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई। बताया जा रहा है कि इस आग को बुझाने में फायर फाइटरों के पसीने छूट गए। बहुत ज्यादा थी आग, बहुत ज्यादा थी। सही समय और ये जो कंट्रोल भी किया है, आई थिंक काफी अच्छी तरह से कंट्रोल हो गया ये, वरना फैल सकती थी। और बीच में एक लेन आ जाती है, जो अगर वो लेन खुदा न खास्ता अगर वो लेन नहीं होती तो और भी आगे जाती थी। बताया जा रहा है कि इस आगजनी में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन लाखों का नुकसान जरूर हो गया। ये टोटल 11 दुकान है और ये सब टिम्बर का बिजनेस है, टिम्बर एंड प्लाईवुड। टोटल 11 दुकान जल गई है। मेरा गोडाउन है, वली मोहम्मद हाजी मोहम्मद कंपनी है, मेरा नाम आसिफ दरवेश है। वहाँ से सेकंड शॉप है। आग लगभग 6:10 पे लगी है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास समंदर में डूब रही एक लड़की को पुलिस वालों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये घटना तब हुई जब वो लड़की समंदर में एक नाव पर सवार थी, लेकिन तभी नाव से एक बड़ी लहर आकर टकराई, जिससे वो अपना नियंत्रण खो बैठी और किसी के कुछ समझने से पहले ही वो समंदर में गिर गई, जिसके बाद वो डूबने लगी। इस घटना के बाद वहाँ हड़कंप मच गया। फौरन घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद उस लड़की को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में पुलिस का एक जवान नाव पर लड़की के पास एक रस्सी फेंकने की तैयारी करता दिखा। थोड़ी देर बाद उसने लड़की के पास रस्सी फेंकी। वीडियो में समंदर में गिरी लड़की लाल रंग के लाइफ जैकेट भी पहने दिखाई दी, जिसकी वजह से वो पानी में तैरती रही। समंदर में जिस जगह वो लड़की थी, वहाँ पहले से ही पुलिस का एक जवान उसके साथ तैरता नजर आया, जिसने उस लड़की को रस्सी पकड़ने में मदद की। जैसे ही उस लड़की ने रस्सी पकड़ी, नाव पर मौजूद पुलिस वालों ने उसे फौरन खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां बर्फ में दबी एक महिला और उसकी बेटी को सुरक्षा बल के जवानों ने बड़ी मुश्किल से बचा लिया। उस इलाके में अचानक आए बर्फीले तूफान में वे दोनों फंस गए थे, जिसकी खबर मिलते ही वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सुरक्षा बल के जवान बिना वक्त गवाए 2 जिंदगियों को बचाने में जुट गए। उन्होंने पहले तो उस जगह पर जमी बर्फ को हटाया। ये काम काफी सावधानी और जल्दी करना था, क्योंकि उसके नीचे वो महिला और उसकी बेटी दबी थी। इस दौरान आसमान से लगातार बर्फबारी भी होती रही, लेकिन जवानों ने उसकी परवाह नहीं की और अपने अभियान को पूरा करके ही दम लिया। जवानों ने उन दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे उनकी जान बच गई। बात यह है कि बर्फबारी के मौसम में बर्फीले तूफान का खतरा बढ़ जाता है।
पुंछ में भी यही हुआ, लेकिन गनीमत ये रही कि वक्त रहते सुरक्षा बल के जवानों को इसकी खबर दे दी गई, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू कर दिया गया और उन दोनों को मौत के मुंह से बचा लिया गया। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने 4 मरीजों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया। बीएसएफ जवानों ने जिन मरीजों को एयरलिफ्ट किया है उसमें 2 महिला और एक बच्चे के साथ बीएसएफ का एक जवान भी शामिल है। बीएसएफ की ओर से जो जानकारी मिली है उसके बीएसएफ कश्मीर ने स्नो बॉन्ड क्षेत्र तंगधार सेक्टर में एलओसी से सटे गांव से 3 मरीजों को आपात स्थिति में निकाला। मरीजों में एक वृद्ध महिला और एक बच्चा भी शामिल है। आपको बता दें कि कश्मीर में इस वक्त भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें बंद हैं और इमरजेंसी के हालात में सेना के जवान ही पीड़ित लोगों की मदद के लिए देवदूत बनकर पहुंचते हैं। गुजरात में मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाने की परंपरा सदियों पुरानी है। प्रदेश भर में लोग मकर संक्रांति के दिन घरों की छतों पर और खुले मैदान में पूरे परिवार के साथ पतंग उड़ाते हैं। अहमदाबाद की पतंगबाजी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पिछले कुछ सालों में चाइनीज मांझे की वजह से जिस तरह से लोग जख्मी हो रहे हैं, साथ ही कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अहमदाबाद पुलिस ने खास निर्देश जारी किए हैं। पुलिस के निर्देश के मुताबिक पतंग उत्सव के दौरान चाइनीज मांझे के साथ साथ नायलॉन और सिंथेटिक धागे के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इतना ही नहीं, इस बार चाइनीज तुक्कल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इतना ही नहीं, अहमदाबाद पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर पतंग उड़ाने या पतंगों को पकड़ने पर रोक लगा दी है। अहमदाबाद पुलिस के अलावा पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन ने भी उत्तरायण उत्सव के दौरान पटरियों के पास धातु की परत वाले मांझे से पतंग उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है कि जब भी हम ट्रैवल कर रहे हो और इन बिटवीन अगर कोई स्ट्रिंग या तो थ्रेड हमारे व्हीकल से कनेक्ट होता है तो ये एकदम ग्लोसी होता है, तो उससे क्या है कि वो अबव द हेड सीधा पास ऑन हो जाता है और हमारे इंजरी के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। फायदा तो मतलब कोई दूरी आगे गिरेगी बराबर तो ऊपर से निकल जाएगी, इसलिए फायदा तो है ही। दुनिया भर में वुडन आर्ट और बम्बू आर्ट के बढ़ते क्रेज के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में एक परिवार ऐसा भी है जिसकी 3 पीढ़ियों ने बम्बू आर्ट से तैयार ज्वेलरी की दुर्लभ विरासत को अब तक सहेज रखा है। लेकिन अब ये परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। इस परिवार का कहना है कि उनका पूरा परिवार अपनी विरासत को संभाल कर रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनके बनाए सामान को बेचने के लिए बाजार नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उन्हें मुफलिसी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, 72 वर्षीय निजामुद्दीन और उनके बेटे रियाजुद्दीन बांस की कटिंग और पेंटिंग कर ऐसे आकार में गढ़ देते हैं जैसे वे सोने और चांदी के गहने हों। गहनों के साथ साथ ये परिवार बांस से फूलदान, सजावटी लैंप, पाट से जाफरी और चूड़ियों के अलावा बांस की माला भी बनाते हैं। हम ये चाहते हैं कि शासन में कलाकारों को प्रोत्साहन मिले और हमें भी मिले। हम जैसे कलाकार हम ही नहीं, बहुत सारे और होंगे जो इसमें आजीविका अपनी रोटी चाहते हैं। भगवान अयप्पा के प्रति ये वो आस्था है जो गर्म तेल में हाथ डालने से कम नहीं होती, जो जलते अंगारों पर खाली पैर चलने पर भी कम नहीं होती, जिस आस्था में भक्त अपने भगवान के दर्शन के लिए हर अग्नि परीक्षा देने को तैयार रहते हैं। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें कर्नाटक के शिमोगा से आई हैं। यहाँ भगवान अयप्पा की विशेष पूजा की गई, जहाँ भक्तों ने जलते हुए अंगारों पर चलकर गर्म तेल में हाथ डुबाए भगवान की पूजा की। ये खास पूजा मकर ज्योति के मौके पर आयोजित की जाती है। आपको बता दें, हर साल यहाँ इसी तरह भगवान अयप्पा की भक्ति में डूबा हुआ भक्त अपने आराध्य के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। फिर चाहे बात उसकी जान पर ही क्यों न बनाए, वो एक बार भी इसकी चिंता नहीं करता। भक्त तो बस यही सोचता है कि वो किस तरह अपने भगवान आराध्य को प्रसन्न कर सके। It's a holy ritual and annual celebration of God Ayyappa Swami. I visited last year too. Maladharis walk on hot bed. It's shocking to see. It's and really blessed. अरुणाचल प्रदेश अमेच्योर कराटे डू एसोसिएशन की ओर से इम्फाल में 2 दिवसीय कियोनी कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग प्रदेशों के खिलाड़ियों ने अपने मार्शल आर्ट्स और कराटे का जौहर दिखाया।
इस क्षेत्रीय प्रतियोगिता में असम के 188, अरुणाचल प्रदेश के 80, मणिपुर के 139, मेघालय के 17 और नागालैंड के 11 खिलाड़ियों ने भाग लिया। खास बात यह है कि इस चैंपियनशिप में असम के खिलाड़ियों ने 25 पदक जीतकर धमाल मचा दिया, जबकि मेजबान मणिपुर ने 6 स्वर्ण, 4 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। Actually, thus we are promoting within the northern states especially in karate, and this after who is the medal winner, first and second will be. They will take part in the forthcoming All India Interzonal Championship. उत्तराखंड की पर्यटन नगरी धनौल्टी में भी बर्फबारी के चलते भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की वजह से यहाँ के सभी होटल, कैंप और कॉटेज फुल चल रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं इस बर्फबारी को देख लोग कितने खुश हैं और किस तरह बर्फबारी के मजे ले रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, काफी ठंड है यहाँ पर, बहुत ठंड है। अभी हमें आगे जाना है, हम जाएंगे, बट अभी हम यहीं पर हम स्टे कर रहे हैं। मौसम में बस थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये सुविधा होनी चाहिए कि ये ट्रैफिक वगैरह है ना, उससे थोड़ा सा अगर सुकून मिल जाए ना तो इससे बेस्ट मौसम नहीं है कोई। बर्फबारी की वजह से पर्यटक तो खुश हैं और उनके आने से पर्यटन से जुड़े कारोबारी भी बेहद खुश हैं, लेकिन ये बर्फबारी कई मुसीबतें भी साथ लेकर आई है। भारी बर्फबारी की वजह से चंबा धनौल्टी रूट पर वाहनों की लंबी कतारें भी लग गई हैं और प्रशासन की ओर से बर्फ हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि पर्यटक धनौल्टी पहुंच सके। और अब बात कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। यूरोपीय देश अल्बेनिया की राजधानी तिराना में मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व नेता शैली बोरिशा के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। ये लोग पार्टी के मौजूदा नेता लुल्जिम बाशा का विरोध करने के लिए पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे और वहां उन्होंने इमारत में जबरन घुसने की कोशिश की। कुछ प्रदर्शनकारी सीढ़ियों की मदद से इमारत में दाखिल होने की कोशिश करते दिखे, जबकि कुछ तो हथौड़ों की मदद से दरवाजों को तोड़ते नजर आए। प्रदर्शनकारियों के हिंसक होते ही वहां मौजूद पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिससे भीड़ कुछ देर के लिए तितर बितर हो गई। हालांकि वे लोग एक बार फिर पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़े और पार्टी मुख्यालय पर धावा बोल दिया, जिसके बाद वहां कुछ और पुलिस बल को बुलाना पड़ा, जिसने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तब जाकर उत्पात मचा रहे लोग काबू में आए। इस हंगामे और झड़प में एक प्रदर्शनकारी और एक अधिकारी के घायल होने की खबर है, जिन्हें फौरन एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि हिंसा के आरोप में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, पिछले साल सितंबर में लुल्जिम बाशा ने शैली बोरिशा को पार्टी से बाहर कर दिया था, जिसके बाद से ही पार्टी के भीतर तकरार छिड़ी हुई है और ये तकरार अब हिंसक झड़प का रूप ले चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।